हेलो एवरीवन। आज हम भारत के संविधान के भाग 3 को लेके साथ में हैं, जिसका नाम है मौलिक अधिकार, जिसको हम फंडामेंटल राइट भी बोलते हैं। ह्यूमन होने के नाते उसके कुछ अधिकार हैं, उसको ह्यूमन राइट्स बोलेंगे। और कोई ह्यूमन बीइंग किसी राज्य में रह रहा है, किसी देश में रह रहा है, उस देश के द्वारा उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं, और अगर उनका हनन होता है तो उसको देखने के लिए अथॉरिटी भी है, तो उसको हम फंडामेंटल राइट बोलेंगे। मतलब उन अधिकारों की प्रोटेक्शन हो रही है किसी तरह से। बट एज अ ह्यूमन बीइंग आपके कुछ अधिकार हैं। अगर तो आप शक्तिशाली हैं, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाइक दैट। और नहीं तो भगवान भरोसे। अगर आपके ह्यूमन होने के नाते वो अधिकार किसी विधान में नहीं है, उसका कोई लॉ नहीं है, कहीं पे वो लिखा नहीं है, तो उसकी प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है, उसकी प्रोटेक्शन आप खुद कर रहे हैं। बट फंडामेंटल जो राइट है, उसके जो अधिकार हमें विधि द्वारा, नियम कानून द्वारा, सरकार द्वारा दिए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए हैं, उसके विरुद्ध अगर कोई कानून बनता है, काम होता है, तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं। वो हमारे फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट का जो वर्णन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमारी बुक थी एक, जिसमें कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग नियमों कानूनों का वर्णन है, उसके पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट का जिक्र किया गया है। फंडामेंटल राइट को आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक हम देखेंगे। और फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। मैग्ना कार्टा क्यों बोलते हैं? ये मैग्ना कार्टा वर्ड जो है ना, वो ब्रिटेन से आया है। जैसे कि 12th सेंचुरी में क्या था कि ब्रिटेन का जो राजा था, वहाँ के राजा द्वारा वहाँ की प्रजा को कुछ अधिकार दिए गए, और जो अधिकार थे वो एक पेपर में लिखे गए, उनका उल्लेख किया। अब ऐसा तो नहीं है कि राजा हर एक के कान में जाकर बोलेगा जी तुम्हारे ये अधिकार है। वो किसी पेपर में लिख के उनको पब्लिश कर देगा। उस पेपर को मैग्ना कार्टा बोलते थे। और सेम सिचुएशन है इंडिया में। हम लोगों के कुछ अधिकार हैं इंडियन होने के नाते, उसको लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 मौलिक अधिकारों का वर्णन जिसमें है, उसको मैग्ना कार्टा बोला गया है। अब हम देखेंगे कि हमारे मौलिक अधिकारों में है क्या क्या। बेसिकली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस समय 7 थे हमारे मौलिक अधिकार: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, सांविधिक उपचारों का अधिकार, और एक और था प्रॉपर्टी का अधिकार, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार। वो हमारा मौलिक अधिकार था। बट उसको चेंज करके 44th अमेंडमेंट में उसको मौलिक अधिकार से चेंज करके विधिक अधिकार में लाया गया। आज वो 300A में है, जिसका वर्णन हम बाद में करेंगे। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 12 में। आर्टिकल नंबर 12 में क्या है? राज्य वर्ड की डेफिनेशन दी गई है। मतलब क्या है ये राज्य? क्या है? हम पूरे मौलिक अधिकारों में जब भी पढ़ेंगे हम, तो बार बार वर्ड आएगा राज्य, स्टेट का जिक्र बार बार होगा। तो हम देखेंगे कि वो स्टेट है क्या। आज के टाइम पे जो हम देखते हैं यूपी, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तरांचल, ये स्टेट नहीं है। यहाँ पे स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद, पार्लियामेंट, राज्य का विधानमंडल, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, पंचायतें बेसिक लेवल पे। और क्या? ये तो होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। और क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एड प्राप्त, किसी तरह से मतलब उनको एड दी गई है, या तो
सेमी एड दी गई है, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। जैसे कि हम देख लेते हैं कि मान लो किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, कोई पर्सन है, लड़का है, वो कॉलेज जाता है। कॉलेज जाते हुए वो बस से जाता है, बस से जा रहा है, तो ये बस किसी स्टेट के गवर्नमेंट के अंदर आएगी, किसी भी गवर्नमेंट के अंदर इसको चलाने के लिए उसके द्वारा पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बस भी स्टेट के अंदर आती है। और मान लो कोई अपनी बाइक से जाता है, कोई लड़का कॉलेज अपनी बाइक से जाता है, बाइक से जा रहा है, पेट्रोल भराने चला गया। अब पेट्रोल पंप ONGC का पेट्रोल पंप है, वो भारत सरकार का पेट्रोल पंप है, HP का पेट्रोल पंप है, भारत सरकार का है, तो वो सब स्टेट में आ जाएगा। या मेट्रो से कोई जा रहा है, तो मेट्रो गवर्नमेंट के अंडर है, तो ये सब स्टेट में आएगा। LIC, ONGC, कोई भी स्टेट का परिवहन है, जैसे हिमाचल की बात कर दी तो हिमाचल ट्रांसपोर्ट, वो सारी चीज़ें स्टेट में आ जाएंगी। अगर ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राज्य का विधानमंडल, पंचायत, LIC, ONGC और ये बसेस, मतलब कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा एड जिसने ली हो, वो ऐसे नियम कानून बनाते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार, हम आगे पढ़ेंगे, जो किसी पर्सन के मौलिक अधिकार हैं उनके विरुद्ध हो जाते हैं, तो कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है उन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध, विधानमंडल के विरुद्ध, पंचायत के विरुद्ध, पूरी LIC के विरुद्ध, ONGC के विरुद्ध, इस बस के विरुद्ध, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है यहाँ पे स्टेट की। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 13 पे। आर्टिकल नंबर 13 में दिया गया है मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधि। ये बोल रहा है कि इन लोगों ने कोई भी नियम कानून बना दिया, लॉ बना दिया, अब ये हमारे जो मौलिक कर्तव्य हमें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, उसके विपरीत है या पूरी तरह गलत है, मतलब कोई नियम कानून बना दिया इसने, ठीक है, इन लोगों ने कोई नियम कानून बना दिया आम आदमी की सुविधा के लिए, सहूलियत के लिए, बट वो आम आदमी को फ़ायदा न देते हुए नुकसान कर रहा है, वो उसके फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है। तो सुप्रीम कोर्ट को, हमारी जो न्यायपालिका है, उसको ये अधिकार है कि वो इन नियम और कानूनों को असंगत कर सकता है, या तो वो ख़त्म कर देगा, या तो मान लो इसका जो नियम कानून है उसका आधा पार्ट जो है वो नियम हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है और बाकी आधा ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका अल्पीकरण कर सकता है, मतलब आधा को डिलीट कर देगा, आधा नियम कानून को, और आधा चलने देगा। ये मतलब है आर्टिकल नंबर 13 का, जिसको कि हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कि कोई भी नियम कानून बन रहा है उसका जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है, आर्टिकल नंबर 13 के तहत। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 14, जिसमें की दिया गया है विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। देखिए, दो पार्ट में इसको हम देखेंगे। विधि के समक्ष समता, ये बोल रहा है कि जो नियम और कानून है उसके सामने सभी समान हैं, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई लड़का लड़की नहीं है, सब बराबर है। और उसका नेक्स्ट जो पार्ट है विधियों का समान संरक्षण, ये बोल रहा है कि नियम और कानून सबके लिए बराबर होंगे, बट कैसे? जब उनको सेम सिचुएशन दी जाएगी। मान लीजिए हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ये कोई सीनिक व्यू है, कोई सुंदर सी जगह है देखने के लिए, बट इसको कैसे देख सकते हैं? ये कोई बैरिगेट है यहाँ पे, उससे झांक के देख सकते हैं ऊपर से। अब कोई मान लो बहुत लंबा व्यक्ति है, वो तो आसानी से देख लेगा। अब कोई छोटा है, वो थोड़ा झांक के टांग झांक के देख लेगा। अब कोई बहुत ही छोटा है, उसको तो दिखेगा ही नहीं भाई, तो सीनिक व्यू नहीं है।
बट इसका पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि विधि के समक्ष समता है। तो जब अब इस सीनिक व्यू के बारे में इन तीनों से पूछा जाएगा तो विधि क्या बोल रही है कि सब बराबर है, सबको सेम नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो इसको तो नॉलेज होगी, इसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, इसको बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी। बट विधि के सामने तो सब बराबर हैं। ठीक है, तो सबको सेम नॉलेज होना चाहिए। बट इसका अगला वाला पार्ट जो है ये बोल रहा है कि विधियों का समान संरक्षण होना चाहिए। ये बोल रहा है पहले इनको सेम जो है सिचुएशन तो प्रोवाइड कीजिए, तभी तो आप इनसे पूछेंगे कि क्या सीनिक व्यू है। मान लीजिए अब इसको, इस छोटे वाले पर्सन को देखने के लिए ये देख लिया इसने, और इसके लिए ये हो गया, और ये तो ऐसे देख ही रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे सिचुएशन सेम होगी तीनों लोगों के लिए। अब अगर हम इनसे पूछेंगे कि क्या सीनिक व्यू था तो ये तीनों आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे इसके बारे में, यानी कि अब सिचुएशन सेम है। अभी हम यहाँ पे हैं, अभी हमें यहाँ पे जाने की ज़रूरत है। तो अब आ जाते हैं हम बैक टू अवर आर्टिकल नंबर 14 कि विधि के समक्ष सभी समान हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन से लिया गया है। एवी डाइसी ने इसको एक्सप्लेन किया था कि नियम कानून सबके लिए बराबर हैं। और इसी का अगला पार्ट हमने यूएसए से लिया है कि पहले सेम सिचुएशन दी जाए, उसके बाद ही विधि का सबके सामने, विधि जो है सबके लिए सेम होगी। इसके नेक्स्ट पार्ट में ये बोला गया है। तो एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कि जैसे कभी बॉयज़ और गर्ल्स का जो वो किया जाता है कंपैरिजन। तो जैसे मान लीजिए कोई भाई बहन है, ठीक है, तो